Hello, my dear students. So today's topic is percentage composition, and this is the formula of percentage composition. That is, mass of an element is equal to mass of that element in the compound divided by molar mass of the compound. अब इस फॉर्मूले में क्या कह रहे हैं? For example, if I have to calculate the mass percent of hydrogen in water, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज पता करनी है या कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की ले रही हूँ, तो हम लिखेंगे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, और फॉर्मूले में हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, राइट। अब मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मतलब इस एलिमेंट का, हाइड्रोजन का क्या मास होता है। So what is the molar mass of hydrogen? So molar mass of hydrogen is 1, but क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, तो कितना हो जाएगा ये 2 multiplied by 1, right? Divide by मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा? H2O का मोलर मास कितना होता है बेटे? अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आएगी, हमें पता है कि परसेंटेज जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, so we are going to multiply here with 100, right? अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11.18%, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है, एक्चुअल में जो हाइड्रोजन का मास होता है वो कितना होता है? 1.008 होता है, जो एग्जैक्ट मास होता है इसका। इसी तरह से जब हम H2O का कैलकुलेट करेंगे टोटल मोलर मास, तो वो कितना हो जाता है? 18.02। बट क्योंकि हम कैलकुलेशन, इतनी लंबी कैलकुलेशन थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में 1 और यहाँ पे नीचे 18 लिखते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे पास कितना, किसका हाइड्रोजन की परसेंटेज होगी। ऐसे ही आप ऑक्सीजन की भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस तरह से हम क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, और किसी भी एलिमेंट का हम परसेंटेज निकाल लेंगे कि ओवरऑल कंपाउंड में कितनी परसेंटेज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको पॉइंट याद रखने हैं वो क्या है? एक तो हमें यहाँ पे लेना है बेटा मोलर मास। क्या लेना है? मोलर मास लेना है। अब मोलर मास क्या होता है बच्चे? उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम मोलर मास क्या है। मोलर मास क्या होता है बेटा? मोलर मास मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ मास ऑफ वन मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जब हम 1 मोल सब्सटेंस का मास लेंगे, उस मास को हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। ऐसे तो मैंने आपको ये जैसे मोलर मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, एवरेज मासेस हो गए, वो हमने अपने अर्लियर लेक्चर में किए हैं, राइट। बट यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, दैट इज मोलर मास क्या होता है? दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जब हम 1 मोल सब्सटेंस का मास लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मोलर मास। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बताओ कितना होगा, ठीक है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। तो उस केस में आप जो आपकी, मान लीजिए मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रही हूँ कि H2O है, और H2O है, मुझे बताओ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल का मास बताओ। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 18U। अब U किसकी यूनिट है? आपको याद होगा, एटॉमिक मास यूनिट, याद आया थोड़ा सा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर बताओ, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल वाटर। अब यहाँ से मॉलिक्यूल नहीं है, अब क्या है बेटा? यहाँ पे 1 मोल है। तो यहाँ पे जो मास आएगा उसको आप किस में रिप्रेजेंट करेंगे? 18 ग्राम, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मोलर मास बताओ मुझे, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे 18 ग्राम पर मोल। तो देखो यूनिट्स का फर्क है यहाँ पे। जब हम बात करते हैं यू की, तो यू जो है वो स्मॉलर यूनिट होती है, मतलब क्वांटिटी वाइज आप देखेंगे तो छोटी क्वांटिटी होती है, ठीक है, छोटी सी क्वांटिटी होगी ये। लेकिन जब मैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कह रही हूँ, लिखा है यहाँ पे 18 ग्राम, तो 18 ग्राम का मतलब वो अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है, क्वांटिटी यहाँ पे क्या है बेटा? ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन करूँ तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा अमाउंट है।
तो मोलर मास भी क्या होता है वाटर का, उसी तरीके से। तो यहाँ पे जो यूनिट्स होती हैं बेटा, वो यूनिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको याद रखना है। मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं, 1 मोल का कैलकुलेट कर रहे हैं, या मोलर मास बता रहे हैं, तो ये पॉइंट थोड़े से आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने, क्योंकि आपका कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट है ना। कंसेप्चुअल नॉलेज जितनी ज्यादा होगी आपके आने वाले चैप्टर्स में, जितने भी आगे डीप कंसेप्ट आएंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। राइट, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दैट इज C2H5OH। यहाँ पे आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज बतानी है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मास परसेंट ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन की। सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन? मोलर मास ऑफ कार्बन इज 24, ठीक है। डिवाइड बाय द मास, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड का मोलर मास आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, 2 × 12, राइट। और हाइड्रोजन कितने टोटल, 5 यहाँ पे, और एक और है तो 6 हाइड्रोजन है, तो 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16 होता है। सो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना हो जाएगा हमारे पास, 46 ग्राम। अब यहाँ पे लिख दीजिए दैट इज 46 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आ जाएगी, 52.14%। अब ये 0.14 कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 24.02 होता है, यहाँ पर भी क्या होता है 46.068 होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो पॉइंट्स की वैल्यू होती है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इनको नेग्लिजिबल कंसीडर करके थोड़ा सा राउंड ऑफ करके आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मास परसेंट ऑफ ऐसे हम किसकी निकालेंगे बेटा, अभी हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं। टोटल कितना हो गया आपके पास यहाँ पे, 46 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना हो गया ये, 13%। ऐसे ही मुझे मास परसेंट ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट कर लेना है। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 डिवाइड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 34%, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत इजीली आपको ये फॉर्मूला लर्न भी हो जाएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं। Now the main topic is that is empirical formula and molecular formula. अब empirical formula और molecular formula में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन इसके अपने अर्ली लेक्चर में की थी, बट यहाँ पे हम डिटेल में जाएंगे और फर्दर हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करती हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। पहले हम ऐसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और साथ में यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज H2O2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, किसके बेटा, 2 एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं, और 2 ही एटम्स किसके हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। अगर मुझे रेशियो बतानी हो तो मैं क्या कहूंगी, यहाँ पे रेशियो कितनी होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, दैट इज 2:2। मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है 2:2 रेशियो में प्रेजेंट है। इसको मैं फर्दर यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, दैट इज 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला की, तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है यहाँ पे HO, ठीक है। अब HO में रेशियो जो है, यहाँ पे आपके पास H2O2 भी हो सकती है, H3O3 भी हो सकती है, एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ पे जब इंपेरिकल फॉर्मूला हम निकालते हैं या क्वेश्चन में जब सॉल्व करते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेशो पता चलती है, ओनली रेशो। मतलब हाई जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताएगा, रेशियो बता देगा कि हो सकता है कि 1:1 रेशियो में प्रेजेंट हो, पर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे वो ये नहीं बता पाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें 2 चीजें बताता है। एक तो हमें वो रेशियो की इन्फॉर्मेशन देता है कि रेशियो प्रेजेंट कितनी रेशियो में प्रेजेंट है, और दूसरा कि एटम्स जो है वो कितने, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स भी हमें बताता है ये, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स।
एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स भी हमें पता चलता है किसकी हेल्प से बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको रेशियो भी पता चल रही है और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स भी पता चल रहे हैं, मतलब पूरा जो आपका फॉर्मूला है कंपाउंड का वो पता चल रहा है। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला जब हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला बता सकता है, पर वो ये नहीं बताता है कि वहां पे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। अब यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। So empirical formula represent the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound, whereas the molecular formula shows the exact number of different types of atoms, कितने atoms present होंगे in a molecule of a compound। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत जरूरी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किस तरीके से निकाले जाएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है दैट नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप चाहे तो फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ऐसे ही यहाँ पे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मतलब कि अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया है तो हम नंबर ऑफ एटम्स उसमें मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वही सेम एग्जांपल, दैट इज H2O2। अब H2O2 में मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना हो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम कैसे अप्लाई करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया इसका बेटा, H2O2 हो गया। ठीक है, H2O2 हो गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, HO हो जाएगा। तो एक H से एक H यहाँ पे कैंसिल, यहाँ से भी एक ऑक्सीजन कैंसिल। तो क्या बच गया, एक हाइड्रोजन बच गया और एक क्या बच गया हमारे पास, ऑक्सीजन बच गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए हमारे पास, दैट इज 2। मतलब कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर चुके हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे H2O2 में। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन न्यूमेरिकल, जिससे कि आपको और क्लैरिटी होगी कि कैसे हम अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आपने सॉल्व कर। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन नाउ, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कंसेप्ट की और ज्यादा क्लैरिटी होती है। सो इन द क्वेश्चन अ कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन 4.07%, मैं यहाँ पे लिखती भी चलती हूँ साथ साथ में। हाइड्रोजन कितना है बेटा, 4.07%। तो इसको मैं ग्राम में लिख सकती हूँ, मतलब कि जितनी परसेंटेज हाइड्रोजन की पूरे कंपाउंड में है अगर मैं उसको वेट की फॉर्म में लिखूंगी तो वो ग्राम में रहेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, कार्बन है। कार्बन कितना देके रखा है आपको, कार्बन है हमारे पास 24.27 ग्राम। और थर्ड में देके रखा है आपको क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन कितना है, 71.65 ग्राम। और हमें यहाँ पे मोलर मास भी गिवन है क्वेश्चन में। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे शॉर्टकट्स में, हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स सबके निकालेंगे वन बाय वन। तो पहले मैं बात करूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है, 4.07। और इसका मोलर मास कितना होता है, दैट इज 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन कितना आ जाएगा आपके पास, 4.07। ऐसे ही मुझे कार्बन का भी निकाल लेना है। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 24.27 डिवाइड बाई कार्बन का मोलर मास दैट इज 12। तो कितना हो गया ये, 2.021। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन का भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने हो जाएंगे क्लोरीन के बेटा, दैट इज 71.65 जो गिवन है हमें, डिवाइड बाय क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है, 35.5 ग्राम। तो यहाँ पे कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इसके, वो आ गए 2.021। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, कि जो भी हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू आई है नंबर ऑफ मोल्स की,
उस वैल्यू से हम सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के, कितने हैं 4.07। तो अगर आप देखोगे ना तो इन तीनों में सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है 2.021 है। तो कितनी हो गई ये 2.021। अब ये कितनी आ जाएगी आगे हमारे पास 2। ऐसे ही मैं कार्बन के भी निकाल लेती हूँ, कितना हो जाएगा 2.021 डिवाइड बाई 2.021 कितना हो गया बेटे ये 1 हो गया। ऐसे ही क्लोरीन का भी निकाल लेते हैं 2.021 डिवाइड बाई 2.021 कितना हो गया ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 1 और ये जो आके रखी हैं ये क्या है, ये हमारे पास रेशो आ चुकी है किसकी, कार्बन की, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। मतलब कि कार्बन यहाँ पे क्या है 1 और दूसरा क्या है हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 और क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1 है। तो अब ये जो यहाँ पे रेशो आई वो रेशो क्या है, ये क्या निकाला हमने, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला आ चुका है और हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे अभी बेटा, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला आपको याद हो गया, कितना हो गया, that is number of atoms is equal to molecular फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो उसका जो क्वेश्चन में हमें मास देके रखा है वो क्या है, वो है हमारे पास मोलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास कितना हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो मास होगा वो कितना होगा 98.96। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूले का हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, दैट इज 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 1 ही है, तो कितना हो जाएगा ये 35.5। ये बन जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट 50। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 50, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इधर 2 होंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी। अब 2 से कर दो मल्टीप्लाई तो 2, एच तो ऑलरेडी 2 थे, 2 से किया मल्टीप्लाई कितने हो गए ये 4 और क्लोरीन कितने हो गए बेटा 2। सो दिस इज आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने इस तरीके से क्या किया, इंपेरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं ना तो ऊपर क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हम यहाँ पे क्या लेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन है मोलर मास तो वो लेंगे। ठीक है, मोलर मास, आप इसको मोलर मास भी लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ टोटल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है, उसका भी मास लेना है हमने, यहाँ पर भी इंपेरिकल फॉर्मूला जो हमने निकाला उसका मास। ठीक है, और फर्दर हम वैल्यूज पुट करके 2 आ गया। अब 2 को आपने क्या करना है, इस जो इंपेरिकल फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया उसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाइड बाई 2। और उस तरीके से हमारे पास फाइनली क्या आ चुका है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ चुका है। तो आपके एनसीईआरटी में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, शॉर्टकट अप्लाई करिए, स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इजीली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।